नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीएजू पॉइंट पर। आज हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं वो वीडियो है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में फर्स्ट पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब जिनके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है वो इन क्वेश्चनों को आराम से तैयार कर सकता है, वो 10 में से 10 क्वेश्चनों को सही कर सकता है। लेकिन जिनके मैथमेटिक्स विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, वो इन क्वेश्चनों को कभी भी 10 में से 10 सही हल नहीं कर पाता है। देखो, तो पहले क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन इसलिए पहले करवा रहे हैं कि हमें पता चल सके कि आरपीसी किस तरह के प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, उसी प्रश्नों को आधार बनाते हुए हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आपको आज से ही चैनल से जुड़ जाना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, एक सरल भाषा में अध्ययन कराते हुए आपके 10 में से 10 क्वेश्चन 75 में से हल करवाएंगे। ठीक है, तो आज से आपको पढ़ाई से जुड़ जाना है। तो शुरू करते हैं वीडियो यहीं से। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई। एक पासा है, उसकी 3 भिन्न भिन्न नीचे स्थितियां दिखाई गई है। एक की विपरीत संख्या है। ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन 2 में है 4, ऑप्शन 3 में है 5 और ऑप्शन 4 में 6। कैसे करेंगे देखो, अब देखते हैं। देखो, इन तीनों में से एक केवल इस एक में आया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम इन दो स्थितियों का प्रयोग करते हुए एक की विपरीत संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो दोनों में, देखो ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों में आई हुई, 3 आई हुई है। देखो, तो इसको 3 को यहां पर रख देना है और 3 को यहां पर भी रख देना है। अब क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में हम चलते हैं। देखो, घड़ी की दिशा में 3 के बाद में देखो 2 और 1, उसके बाद में घड़ी की दिशा में 4 और 5। ठीक है, अब आपको ज्ञान हो जाएगा कि एक की विपरीत संख्या क्या है। ठीक है, यानी 2 की विपरीत संख्या होगी 4 और एक की विपरीत संख्या होगी 5। ये पूछा गया है, तो एक की विपरीत संख्या क्या आ जाएगी, बराबर में 5। तो सही उत्तर क्या होगा, देखो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें केवल एक का ही पूछा गया है, तो एक आप फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति का प्रयोग करते हुए आप आराम से एक की विपरीत संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वो आंसर आएगा इसका 5। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 2। यदि किसी गोले के अर्धव्यास यानी होता है त्रिज्या, को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बढ़ जाता है। गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या है, यानी गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन 1 दे रखा है 12 मीटर, ऑप्शन 2 दे रखा है 12.5 मीटर, ऑप्शन 3 दे रखा है 14.5 मीटर, ऑप्शन 4 दे रखा है 15 मीटर। ये मान सकते हैं जिस प्रकार ये सबसे पहले गोला एक इस प्रकार गोला है, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, और जैसे ही त्रिज्या इसकी 3 मीटर बढ़ा दी, ठीक है, यानी गोला का आकार बढ़ गया। देखो, अभी त्रिज्या हमें ध्यान नहीं है, तो त्रिज्या क्या मान सकते हैं, देखो इस त्रिज्या मान ली मैंने x मान ली। जैसी त्रिज्या बढ़ी है, इसकी 3 मीटर बढ़ी है, तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ी हुई त्रिज्या हो जाएगी x + 3 मीटर। x + 3 मीटर कितना बढ़ रहा है, 1056 वर्ग मीटर बढ़ रहा है, यानी 1056 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जो बड़े वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 1056 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, यानी वर्ग मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इस बड़े वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाला घटा देंगे, छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बराबर में उत्तर क्या आ रहा है, 1056 आ रहा है। ठीक है ना, तो प्रश्न में ये कहा है, देखो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। बढ़ने का अर्थ क्या है, इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1056। तो कैसे आएगा 1056, जब बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, तब उत्तर क्या आ रहा है, 1056 आ रहा है। ठीक है, अब किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4πr² होता है।
ठीक है। तो क्या करेंगे देखो 4 पाई r स्क्वायर। अब पहले क्या लेते हैं, बड़े गोला, यानी जो बढ़ी हुई त्रिज्या है वो लेते हैं गोला। तो ये r² है तो x+3 का होल स्क्वायर माइनस, पहले त्रिज्या x थी तो ये लिख देंगे 4 पाई x का स्क्वायर बराबर में कितना बढ़ रहा है 1056, ये बराबर में रख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे देखो, ये 4 पाई को क्या कर सकते हैं हम बाहर ले लेंगे, इसको बाहर रख देंगे 4 पाई को। अभी क्या करेंगे, इसको सूत्र के द्वारा खोल लेते हैं। सूत्र होगा यहाँ पर x+y का होल स्क्वायर, x² + y² प्लस होता है 2xy। तो इसका हो जाएगा देखो x² हो जाएगा, बाद में 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और बाद में हो जाएगा 2 × x × 3, ये यहाँ पर हो जाएगा 6x, और माइनस का यहाँ हो जाएगा x² और बराबर में लिख देंगे 1056। यहाँ पर सूत्र हो गया है, सूत्र होगा x+y का होल स्क्वायर बराबर में सूत्र यह होता है देखो x+y का होल स्क्वायर बराबर में x² + y² प्लस 2xy। अब इसमें देख सकते हैं देखो x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, बाद में 2xy 2 × x × 3 6x, और ये हो गया -x², यानी दोनों में से 4 पाई को ले लिया बाहर, x² दोनों कट गए, ठीक है। यहाँ 4 × पाई का मान रख सकते हैं 22/7, और यहाँ हो जाएगा 9 + 6x बराबर में 1056। तो 9 + 6x बराबर इनका क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा, यानी जैसे ही होगा पक्षांतरण 7 आ जाएगा इसके गुणा में, और 4 और 22 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 11 का भाग इसमें सबसे पहले गया है 8, 9 बार गया है, और बाद में 6 बार गया है। छिन्न में हो गया, ये हो गए 8, तो छिन्न 8 में 8 का भाग छिन्न में जाएगा 12 बार, 12 को 7 से गुणा किया, ये हो गया 84, ठीक है। तो हो रहा है 9 + 6x बराबर में 9 + 6x बराबर में 84, 6x बराबर में 84 - 9, 6x बराबर में ये क्या हो जाएगा देखो 75 हो जाएगा, x बराबर 75/6, 75/6। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ देखो 25/2, यानी इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। सही उत्तर क्या होगा देखो इसका 2 नंबर आ जाएगा। गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या है, यानी x का मान क्या है, वो आएगा 12.5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, कहने का अर्थ ये है कि इसमें जैसे ही हमने त्रिज्या को 3 मीटर बढ़ा दिया है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी इसका अर्थ यह है कि जब आप ये बड़ा हुआ गोला है, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छोटे वाले गोले का घटाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर में उत्तर आएगा इसका 1056। अब क्या करेंगे, इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया, 4 वैसे ही बार कॉमन आएगा, शेष यहाँ ये बच गया है, इसको सूत्र के द्वारा खोल लेंगे, और यहाँ बच गया -x², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 + 6x। इसको आगे हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 12.5 मीटर। सवाल नंबर 3, यदि माध्य बराबर 3 × माध्यिका माइनस बहुलक और यहाँ कोष्टक के बाहर x है, तो x बराबर है, यानी x का मान क्या है वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन 1 दे रखा है 1/2, ऑप्शन 2 दे रखा है 1, ऑप्शन 3 दे रखा है 3/2, ऑप्शन 4 दे रखा है 2। इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, इसको एक बार भूल जाना है। अब आपको एक संबंध याद होना चाहिए, मध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, देखो वो संबंध यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। संबंध ये होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका
-2 इंटू मध्य, ये होता है तीनों में संबंध होता है ये। अगर आपको अगर याद है तो आप आराम से x का मान याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां देखो मध्य है, यहां क्या है देखो मध्य, इसमें इसको भी क्या करोगे आप मध्य के बराबर लिखेंगे पहले, इसका होगा पक्षांतरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर प्लस का 2 इंटू मध्य आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा बहुलक। ठीक है, इसका भी होगा पक्षांतरण, तो यहां लिख देंगे 2 इंटू मध्य बराबर 3 इंटू मध्य का माइनस बहुलक। अब यहां केवल मध्य है तो आप भी केवल क्या लिखोगे, केवल मध्य लिखोगे, तो यहां लिखेंगे केवल मध्य बराबर, ये 2 गुणा में 2 चला जाएगा भाग में, या इसको आप 1/2 भी रख सकते हो, तो यहां आ जाएगा 3 मध्य का, यानी 3 इंटू मध्य का माइनस बहुलक। ठीक है, अब यहां कोष्टक लगा दो, ये 2 भाग में आ रहा है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो तो भी सही है। अब आपको जो किताब में आपको जो यहाँ पर आपके प्रश्न में ये बात तो प्रश्न में दी हुई है और ये हमने ज्ञात कर लिए, देखो यानी ये सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। देखो मध्य अपनी जगह है, 3 मध्य का अपनी जगह है, माइनस बहुलक अपनी जगह है, तो x का मान सीधे सीधे क्या आ रहा है देखो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर 1/2। तो सही उत्तर क्या होगा देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर, यही उत्तर है देखो इसका। आगे है सवाल नंबर 4 लिखा है, यदि 27 की घात x माइनस वाई बराबर 243 और 7 की घात x प्लस वाई बराबर 2401 हो तो x व y का मान है। ऑप्शन 1 x बराबर 3 y बराबर 2, ऑप्शन 2 x बराबर 3 y बराबर 1, ऑप्शन 3 x बराबर 17/6 y बराबर 7/6, ऑप्शन 4 x बराबर 7/6 और y बराबर 17/6 दिया गया है। इसके करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप सीधे क्या कर दो, x का मान यहां रख दो, देखो x y का मान यहां रखते जाओ, ये देखना है बराबर में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसमें आ रहा है वही क्या देखो उत्तर सही आ जाएगा। देखो इसके बाद में तरीका एक और है, वो भी कर लेंगे देखो। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं देखो, ऑप्शन 1 को जांच कर रहा हूं, इसमें x बराबर तो 3 है और y बराबर में 2 लिखा हुआ है। पहले मैं ऑप्शन 1 को जांच करता हूं, देखता हूं बराबर में 243 या 2401 आता है या नहीं आता है। x बराबर 3 और y बराबर 2 रख करके, तो यहाँ x का मान 3 और y का मान 2, 27 की घात 3 माइनस 1, 27 की घात 1, तो 27 की घात 1 का मान 27 ही होता है, लेकिन बराबर में क्या आ रहा है देखो 243, इसलिए ऑप्शन 1 तो कट गया, ऑप्शन 1 तो नहीं उत्तर होगा इसका। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 और y बराबर 1, x का मान रखते हैं 3 और y का मान रखते हैं 2। ठीक है, तो आ जाएगा 27 की घात 3 माइनस 1, तो आ जाएगा 27 की घात 2, 27 की घात 2 यानी 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 क्या होता है देखो, गुणा करते हैं इनको, जैसे ही गुणा करेंगे इनका मान आ जाएगा, देखो ये 49 हो गया और ये हो गया 18, और 2 से गुणा करते हैं, ये 4 और ये 5, तो ये हो गया 9, 12 और ये आ रहा है 729, तो बराबर में क्या आ रहा है 243, इसलिए ऑप्शन 2 भी क्या हो गया देखो सीधे यहाँ पर गलत हो गया। अब पकड़ते हैं ऑप्शन 3 को, पकड़ते हैं ऑप्शन 3 में क्या दे रखा है, ऑप्शन 3 को भी जांच कर लेते हैं, x बराबर 17/6 और y बराबर 7/6, ये देखो यहां पर रखते हैं और देखते हैं बराबर में 243 आता है या नहीं आता है। यहां आ जाएगा 27 की घात 17/6 माइनस 7/6, ये हो जाएगा 27 की घात, यहाँ 6 लघुत्तम आ जाएगा, 17 माइनस 7 होगा 10/6 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर बनेगा 5/3, 5 दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 5/3 बनेगा, यानी अब इस 27 को आप लिख दोगे 3 की घात 3 और इसकी घात आ जाएगी 5/3, तो घात पर घात है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो मान आ रहा है 3 की घात 5, यानी 3 की घात 5 का जो मान होता है वो देख लेते हैं क्या होता है। देखो 3 को 3 से गुणा किया 9,
ये 27, 81 और 243 आ रहा है। इसको भी जांच कर लेते हैं कि बराबर में 2424 आता है या नहीं आता है, जांच कर लेते हैं। यानी 7 की घात x का मान तो आपके पास में 17/6 और y का मान 7/6, ये भी हल कर लेते हैं। तो 7 की घात 6 लघुत्तम 17 + 7 ये हो रहा है 24/6, यानी मान 4 आ जाएगा। 24/6 4, तो ये आ जाएगा। देखो ये 7 की घात है 2 × 7 की घात है 2, यानी 49 × 49, ये मान देखो क्या आ रहा है, देखो 2401 ही आएगा। देखो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर सी सही होगा। देखो सीधे ही क्या करना है आपको, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन को प्रयोग करते हुए आप यहाँ एक्स वाई का मान रख दो, जिसमें बराबर में आ रहा है वही क्या, देखो इसका उत्तर है। एक तरीका और भी है, वो भी प्रयोग कर लेते हैं साथ में। वो क्या तरीका देखते हैं, देखते हैं ये सही उत्तर 17/6 और y बराबर 7/6 सही है या नहीं है। 27 को क्या रखते हैं, 3 की घात 3 रख देते हैं। 27 को 3 की घात 3 और इसकी घात है ऊपर x - y। और अभी आपने लिखा था 243 को लिखा था 3 की घात 5, क्योंकि यहां अगर 3 है तो यहां पर भी क्या रखना, आपको 3 रखना है। ठीक है, उसी प्रकार 7 की घात या x + y है, तो आप इसको क्या रख सकते हो, 7 की घात क्या कर सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। अभी लिखा था 49, 7 की घात 4 लिखा था, 49 × 49 मान हुआ था 2401, 7 की घात 4 लिखा था। ठीक है, यहां हो जाएगा 3 की घात x - 3y बराबर 3 की घात 5, 7 की घात x + y बराबर 7 की घात 4। ये देखो यहाँ पर दोनों में 3 3 आधा समान है, तो इनकी घातें भी क्या हो जाएगी, समान, बराबर 5। इसको आप लिख दो समीकरण 1, और x + y बराबर 4 है, इसको आप रख दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के गुणा करते हैं समान, यानी इसको आपको एक हल करना है। ये एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, इन दोनों को हल करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हो। गुणा समान कैसे करते हैं, इस समीकरण 2 को किससे गुणा कर लो, वहां पे समीकरण 2 को 3 से गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 3 ना, इसको 3 से गुणा करेंगे, यहाँ देखो 3y हो जाएगा, यहाँ 3x हो रहा है। यानी ये जरूरी नहीं दोनों के समान हो, x और y के, केवल एक के गुणा समान होना चाहिए। तो जैसे गुणा करेंगे, यहाँ हो रहा है 3x, यहाँ प्लस का 3y बराबर ये हो रहा है 4, 12 हो रहा है। देखो यहाँ ये बन रहा है समीकरण 2 तो पहले था, बन गया 3, ये कट गया सीधे। ये इसका मान क्या हो जाएगा, देखो ये 6x बराबर में हो रहा है 17, x का मान आ रहा है 17/6। अब x का मान आप क्या यहाँ रख दो, x का मान यहाँ रखो, तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, उत्तर आ जाएगा। मैं चलो एक इस 2 में रख देता हूँ, तो x का मान है 17/6 प्लस y बराबर में 4 है, तो y का मान आ है 4 - 17/6। तो y का मान यहाँ देखो 6 लघुत्तम आ रहा है, तो 24 - 17, तो यहाँ हो रहा है 7/6। यानी x का मान तो 17/6 और y का मान आया 7/6। ये देखो ऑप्शन, ये देखो सी। उसी प्रकार भी क्या आ रहा है, देखो सी सही आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। इस प्रकार करने के 2 तरीके हैं, जो अच्छा लग रहा है वो आप आराम से कर सकते हो। आगे करते हैं सवाल नंबर 5। आगे है सवाल नंबर 5। ये लिखा है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। आपके सामने 4 संख्या दी गई है, इनमें पूछ सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 0.8 का वर्ग 0.45 दे रखा है, 40/9 दे रखा है, √9/49 दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है √9/49, ऑप्शन 2 4/9, ऑप्शन 3 0.45, ऑप्शन ये 4 नंबर दे रखा 0.8 का वर्ग। ये बताना है कि संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले क्या करते हैं, इन चारों को थोड़ा हल करते हैं, यानी इनको दशमलव रूप में चेंज करते हैं, बाद में पता आराम से लगा लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो आपको जाने कि 0.8 है, इसका वर्ग होता है 8 का वर्ग 64 हो जाता है। देखो अब यहाँ 2 के बाद में लगाएंगे पॉइंट, देखो 0.8 × 0.8, यानी अब 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट 64 हो जाएगा, यानी 0.64। और ये अपनी जगह रख दो 0.45। इसमें देखो 40 में 9 का भाग लगा देते हैं, तो 40 में 9 का भाग सबसे पहले जाएगा, देखो 4 बार जाएगा, 9 चौक 36 हो गया है। अब शेष बचेगा 4 बचेगा, देखो यहाँ पर।
अब आगे संख्या नहीं है तो लगा दो पॉइंट और यहाँ 0। भाग कितनी बार जाएगा, 0.44 आ जाएगा देखो, ठीक है। यानी 4/9 दे रखा है, इसमें सीधे ही भाग जा नहीं रहा है तो सीधे क्या लग जाएगा पॉइंट और बाद में हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 40 बन जाएगा। 40 में 9 का भाग 4 बार गया, शेष 4 बचा है, 0 लगाएंगे और 4 बार, यानी मान आ जाएगा 0.44। इसको पहले ये रूट में दिए, इसको पहले हल कर लो आप पहले, यानी इसका मान आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना, इसका वर्गमूल 3 इसका 7, ये लिख दो आप 3/7। इसमें देखो भाग जा नहीं रहा है तो यहाँ पहले पॉइंट, यहाँ 30 बन गया, देखो 30 में 7 का भाग जाएगा, पहले 4 बार जाएगा, ठीक है। अब शेष 2 बचा है, 0 लिख देंगे। अब भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो मान आ गया 0.42। अब बता दो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखो यहाँ 0.64 है, 0.45 है, 0.44 है, 0.42। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी, ये देखो 0.64 है। ये कहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ से आई है, इसका अर्थ है 0.8 का वर्ग, यानी ये संख्या सबसे बड़ी है। ये देखो इसका आंसर है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, पहले क्या करना है आपको, 4 संख्या दी गई, यानी इनको पहले आप इसको दशमलव रूप में लेकर आओ, इनको थोड़ा सरल करो। ये 0.8 है, ये देखो 0.8 इंटू 0.8, 8 को 8 से गुणा करेंगे, ये होगा 64। अब 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो गया 0.64। अब इसके बाद इसको हल करना है, ये देखो हल पहले से ही किया हुआ, इसको थोड़ा हल कर लो, 4/9, यानी इसमें सीधी भाग जा नहीं रहा है तो क्या कर दोगे आप, यहाँ लगा दोगे पॉइंट पे लगा दो पहले और बाद में 40 बन जाएगा। 40 में हम 9 का भाग सबसे पहले 4 बार तो जाएगा और बाद में शेष 4 बचेगा और लगाएंगे 0। अब 4 बार मान आ गया 0.44। इसको पहले क्या करेंगे, ये वर्गमूल में है ना, इसको आप पहले क्या करो, थोड़ा हल कर लो पहले, यानी इसको वर्गमूल को हटाओ, इसका वर्गमूल ज्ञात करो पहले। इसका होगा 3/7, 3/7। तो 3/7 में क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट लगा देंगे और बाद में यहाँ पर 0, 30/7। बाद में जाएगा 4 बार जाएगा, शेष संख्या क्या बची है, 2 बची है और बाद में लगाएंगे 0। 20 में कितनी बार जाएगा, 20 में भाग जाएगा 2 बार, तो मान आ गया 0.42। अब इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 0.64 ही है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है 0.8 के वर्ग से प्राप्त हुई है, इसलिए ऑप्शन 4 नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। सवाल नंबर 6, एक समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काट दिया जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, यानी बड़ा शंकु है वो छोटे शंकु के आयतन का 27 गुना है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर से शंकु काटा जाता है। ऑप्शन 1 है वो 10 सेंटीमीटर है, ऑप्शन 2 है 15 सेंटीमीटर है, ऑप्शन 3 20 सेंटीमीटर है, ऑप्शन 4 18 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, देखो ये, ठीक हो। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक शंकु बनाना। देखो इस प्रकार से एक शंकु है, इसकी ऊंचाई का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी कुल ऊंचाई है ये ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ है, देखो यानी यहां से थोड़ी ऊंचाई के बाद में एक नया शंकु ऊपर से काट दिया गया है। इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से छोटा शंकु काट दिया जाता है, यानी ऊपर भी एक शंकु काट दिया गया है, ये शंकु भी, ठीक है। अब इसमें आपको इसकी त्रिज्या का मान नहीं दिया गया है और न इनकी आपको त्रिज्याएं दी गई है। यहाँ पर देखो 2 शंकु बन रहे हैं, ऊपर वाला शंकु और नीचे वाला शंकु, इनकी त्रिज्याएं भी आपको नहीं दी गई है। आपको ये बात बतानी है आधार से कितनी ऊंचाई पर से शंकु काटा गया, आपको ये बताना है कि ये आधार से ये ऊंचाई कितनी है, यानी वो शंकु जो काटा गया है इनकी ऊंचाई कितनी है, यानी आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी आपको ये इसमें देखो शंकु की कुल ऊंचाई है और ये देखो त्रिज्या है, ये बड़े शंकु की त्रिज्या है और ये छोटे शंकु की त्रिज्या है। आप किसका मान ज्ञात करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। एक बात हमेशा ध्यान करना, यहाँ देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये देखो 2 त्रिभुज, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है। और समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उनकी संगत भुजाएं हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है। इनकी भुजाओं क्या लिख सकते हैं हम, समानुपाती रूप में लिख सकते हैं। देखो
अब मान लेते हैं, देखो इसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R1, इसकी मैंने त्रिज्या मान ली R2 मान ली। तो R1 और R1 किसको बता रही है, R1 बता रही है छोटे शंकु की त्रिज्या और R2 बता रही है बड़े शंकु की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद में देखो मैं इस जो छोटे शंकु की ऊंचाई है इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल h मान लेता हूं, और जब बड़ा शंकु है इसकी ऊंचाई में क्या मान लेता हूं, देखो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं बराबर में कैपिटल H मान लेते हैं। इनकी संगत यहां देखो मैंने बताया दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है, इस रूप में लिखते हैं पहले। तो पहले क्या लिखते हैं, देखो पहले छोटे की भुजा लिखते हैं और बाद में बड़े की भुजा। ये देखो R1 बट्टे R2 आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे R1 बट्टे R2 बराबर में छोटे की त्रिज्या H1, ये H लिख दो, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H ऐसे लिखेंगे। यानी जो यहां मैंने बता दिया है ये दोनों समरूप क्यों है, क्योंकि ये देखो दोनों कोण 90 डिग्री के हैं और ये दोनों कोण संगत कोण है, यानी ये दोनों समांतरिकाएं हैं, इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। दो कोण बराबर आ गए ना, और ये दोनों उभयनिष्ठ कोण भी है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है। यानी R1 बट्टे R2 बराबर H अपॉन कैपिटल H लिखना है। अब इसकी आयतन की बात की गई है, देखो ठीक है, तो आपको कौन सा काम करना है, R1 बट्टे R2 की जगह ये रखना है, आपको ये रख सकते हो। अब इनका आयतन क्या है, देखो छोटे शंकु का आयतन है इस दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है। सूत्र क्या होता है आयतन का, 1/3 पाई R स्क्वायर। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं छोटे वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर। अब छोटे शंकु में देखो त्रिज्या का मान R1 है, तो यहां आ जाएगा R1 का स्क्वायर और ये हो गया H। बड़े शंकु में 1/3 पाई त्रिज्या का मान R2 है, तो यह हो जाएगा R2 का स्क्वायर, और ये H कितना गुणा है 1/27 गुणा है, तो बराबर में रख देंगे 1/27। ये 1/3 आपस में कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। R1 बट्टे R2 की जगह आपको रखना है H बट्टे ये H रख देना है। ठीक है, R1 बट्टे दोनों की देखो घात है, तो यहां रख देंगे R1 बट्टे R2, इसकी दोनों की घात साथ में लगा दो, यहां आ जाएगा H बट्टे H बराबर में 1/27 आ जाएगा। अब जैसे ही यहां रखेंगे R1 बट्टे R2 की जगह ये मान रखेंगे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा स्मॉल h बट्टे कैपिटल H का स्क्वायर, और यहाँ स्मॉल h बट्टे कैपिटल H है। जैसे ही दोनों गुणा होगा तो यहाँ ये बन जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, बराबर में रख देंगे 1/27 रख देंगे। इधर जैसे ही घात हटाएंगे ना, इसका क्या हो जाएगा घनमूल आ जाएगा, तो यहाँ h बट्टे इसका मान आ जाएगा बराबर में इनका घनमूल, तो h बट्टे इनका घनमूल आ जाएगा बराबर में 1/3। घनमूल इसका आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। देखो 3h वज्र गुणा करेंगे, इनको आपस में वज्र गुणा कर लेंगे, तो ये 3h किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल H के बराबर आ रहा है। कैपिटल H, इस h का मान किताब में आपको 30 दिया गया है, देखो ये देखो 30, तो स्मॉल h का मान आ जाएगा 30/3, यानी इस h का मान आ जाएगा बराबर में 10। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, कितनी ऊंचाई से काटा गया है, देखो आधार से कितनी ऊंचाई पर से काटा गया है, तो ये ऊंचाई आपको पूछी गई है। ये ऊंचाई देखो 10 है और ये कुल ऊंचाई 30 है, तो ये ऊंचाई कितनी आएगी बराबर में 20 सेंटीमीटर, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, देखो 3 नंबर होगा, ये इसका आंसर है, ऑप्शन 3 सही होगा। यानी कैसे करेंगे प्रश्न को, प्रश्न में पूछा गया है एक समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से शंकु काट दिया जाता है, ऊपर से शंकु काट दिया गया है, यदि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के, यानी पहले जो शंकु था उसका आयतन और छोटे शंकु के आयतन में 1/27 का अनुपात आ रहा है बराबर, तो आधार से कितनी ऊंचाई से शंकु काटा गया है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात यह हमेशा याद रखनी है
कि यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, उनकी संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है, इस रूप में रखना है पहले तो उसको, बाद में इसको आगे करना है। ये तो छोटे शंकु का आयतन और ये बड़े शंकु का आयतन बराबर 1/27। अब यहाँ h बट्टे स्मॉल h बट्टे कैपिटल H का मान 1/3, जैसे ही उधर गुणा करेंगे 3h का मान कैपिटल H आ जाएगा। तो यहाँ इस h का मान 30 दिया गया है, स्मॉल h का मान 10 आ जाएगा। देखो अब प्रश्न में सीधे यह देखो 10 यहाँ लिखा तुरंत, तो इसका उत्तर ये 1 नंबर नहीं होगा। देखो ये क्या करते हैं, देखो सीधे ये s देगा, s का मान 10 देगा, तुरंत ये लगा दिया, आ गया सही। ये सही नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया था, आधार से कितनी ऊंचाई पर से शंकु काटा जाता है, यानी यहां से आपको ये दूरी पूछी गई है, ये ऊंचाई पूछी गई है, तो बराबर में 30 - 10 बराबर में उत्तर इसका आएगा 20, ऑप्शन 3। सवाल नंबर 7 लिखा गया है, 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार ज्ञात किया। यानी इस प्रकार आपके सामने 20 छात्रों ने व्यास ज्ञात किया है तार का। कई जगह 0.17 आ रहा है, 0.16 आ रहा है, 0.17 इस प्रकार आ रहा है। तो 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितना अधिक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम 0.17 की बारंबारता ज्ञात करते हैं, बाद में 0.15 की बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 0.17 की बारंबारता, यहां लिखेंगे 0.15 की बारंबारता। अब देखते हैं कितनी बार आया हुआ है। देखो ये 0.17 कितनी बार है, देखते हैं। ये देखो 1 बार है, बाद में यहाँ 2 बार है, 3 बार, यहाँ देखो 4 बार, यहाँ 5 बार, और यहाँ देखो 6 बार, और यहाँ 7 बार। ठीक है, यानी ये 7 बार। इसको शामिल नहीं करना, ये आगे यहाँ तक ही प्रश्न है, ठीक है ना। अब आगे पूछ लिया गया है, देखो 0.17 की बारंबारता 0.15 से कितना अधिक है, यानी यहाँ तक कितनी बार आया हुआ है, 7 बार आया हुआ है। अब देखते हैं 0.15 कितनी बार आया। 0.15 देखते हैं, देखो यहाँ पर है 1 बार, उसके बाद में यहाँ देखो 2 बार, और यहाँ 3 बार, यानी ये पूछा गया है 3 बार आया हुआ है। अब क्या पूछा है, 0.15 से कितनी बार ज्यादा है, देख सकते हैं। देखो कितनी ज्यादा है, ये 7 बार है और ये 3 बार है, यानी 0.15 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। सीधे पता लग रहा है। देखो ये यहाँ क्यों, यहाँ 7 और 3 है, 4 तो अधिक है, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, देखो ये सही उत्तर इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा। इसके बाद में आ गया है सवाल नंबर 8 में दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 मोटाई वाले कुछ सिक्कों को समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर व व्यास 6 सेंटीमीटर है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। जब भी आपको संख्या की आयतन का बारे में प्रश्न पूछा गया है, संख्या ज्ञात करनी होती है, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग लगा देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जिस प्रकार ये मान सकते हैं, ये देखो छोटा सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का इस प्रकार सिक्के को मान सकते हैं। इसका देखो कुछ ना कुछ इसका व्यास है, और इसकी ये मोटाई है ना, वो क्या है, देखो इसकी ऊंचाई होगी। इसके द्वारा क्या बन रहा है, देखो इसके द्वारा एक बेलन का निर्माण हो रहा है, इसके द्वारा बन रहा है एक बेलन, ठीक है, इसके द्वारा एक बेलन का निर्माण हो रहा है। तो आपको n का मान ज्ञात करना है। n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करने के लिए इसका जो आयतन है ना, उस आयतन में इसका आयतन का भाग लगा देंगे। अब दोनों ही बेलन है, तो सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h होता है। अब बड़े बेलन में देखो पाई का पाई रख दो। बड़े बेलन में देखो ये बेलन है, इसमें ऊंचाई का 8 है, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आ जाएगी देखो 6 दे रखी, त्रिज्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू ऊंचाई h का मान है 8, ये हो गया पाई r स्क्वायर h। और बट्टे, अब इसमें देखो आपको ये पाई अपनी जगह रख दो, इंटू व्यास 1.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगी 1.5/2, तो यहाँ 1.5 लिख दो, 1.5 लिख दो, बट्टे में जैसे 2 लगाएंगे तो यहाँ 2, ये यहाँ पर लगा दो, 2 इंटू 2, ये हट गया पॉइंट, ये यहाँ पर आ गया 0, हट गया पॉइंट, ये ऊपर 0 आ गया। अब h और लगाना है, h का मान ये देखो 0.2 है, ये देखो यहां तक कर लिया।
ठीक है। अब देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई ये कट गया है, ठीक है। अब यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ ऊपर क्या लगा देंगे, देखो एक जीरो और लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना, इनको आपस में काट करके जो उत्तर आ रहा है वो n का मान यानी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसको आगे हल कर लेना है। 3 का भाग देखो इस 15 में, ये 15 है, इसमें 3 का भाग जाएगा 5 बार, ये 3 है, इसमें भाग जाएगा 5 बार, ठीक है। ये देखो 2 है, ये 2 है तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये 5 है तो इस 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा। ये भी 5 है, इसका भाग जाएगा 4 बार। अब इनको आपस में गुणा कर लो, ये यहाँ पर संख्या बची है 4 को 2 से 8, 8 को 4 से गुणा किया 32 और 32 को 64 हो गया, आगे 0 है। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, उत्तर आ जाएगा 640, यानी सही उत्तर इसका आ जाएगा 2 नंबर, ये इसका आंसर है। तो आपको करना है क्या, देखो इस प्रश्नों में आपको एक ही बात याद रखनी है, जब इस संख्या की बात की जाती है और आयतन वाले प्रश्न होते हैं ना, तब आपको हमेशा बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग लगा करके आपको केवल उत्तर प्राप्त करना है। कैसे करते हैं देखो इनको, इस प्रकार आपको, ये सिक्का है तो सिक्का ही बेलनाकारी है, तो सिक्के की जो मोटाई है ना वो इसका क्या हो जाएगी, ये बेलन की ऊंचाई। सिक्के को जब इस प्रकार रख देते हैं ना तो ये मोटाई है ना, तो ये किसकी ऊंचाई काम करेगी सिक्के के अंदर। वो त्रिज्या ये 1.5/2, 1.5 1.5, ये ऊपर देखो 2 2 लिखा था हमने, ठीक है। उसके बाद में कुछ सिक्कों को समकोणीय बेलन के बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 8 है और व्यास 6 है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी इसकी, त्रिज्या देखो त्रिज्या 6 थी, व्यास 6 था, त्रिज्या मैंने क्या 3 लिख दी, देखो उत्तर ज्ञात कर लिया है। अब इनको आपस में काट करके हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा बराबर में 640। सवाल नंबर 9 में लिखा है A B C D E और F एक परिवार के 6 सदस्य है। B का या की पति या पत्नी C है, यानी B की पति C B और या पत्नी C दोनों में से एक है। E की माता F है और F की पुत्री D है। E A का बच्चा या बच्ची है और C का पुत्र A है। इस परिवार में 2 दंपति है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दे रखा है B E का दादा है, ऑप्शन 2 B E की दादी है, ऑप्शन 3 C A की माता है, ऑप्शन ये जो 4 है वो दे रखा है E B की या का पौत्र या पौत्री है, ठीक है। इस प्रश्न को आराम से करेंगे, देखो बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है ये। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, इसमें आपको ये ध्यान करना है, अगर महिला है तो उसको हमेशा एक वृत्त के अंदर, इस प्रकार ये F है ना, उन अक्षरों को एक वृत्त में रूप में लिखते हैं, और पुरुष है तो उसको एक वर्ग के रूप में रखते हैं, और जो पति पत्नी का संबंध है उनके बीच में क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, देखो ठीक है। इस प्रकार थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए प्रश्नों को करते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो E की माता F है, E की माता क्या है, देखो F दिया गया है, और B का या की पति पत्नी C है, यानी B और C में संबंध किसका है, पति और पत्नी का संबंध है B और C में, ठीक है। यानी B और C में किन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, तो बीच में मैंने कौन सा चिन्ह लगा दिया है, बराबर का चिन्ह लगा दिया है। लेकिन एक ये ध्यान नहीं है कि दोनों में पुरुष कौन है और महिला कौन है, ये ध्यान नहीं है, तो इसलिए इसके वर्ग और वृत्त आपको अब एक बार नहीं लगाना है। देखो इसके बाद में आगे लिखा है E की माता F है, E की माता F है, E की माता F है, यानी ये अब ज्ञान हो गया कि E के बारे में तो ध्यान नहीं है, लेकिन F माता F है, यानी ये महिला F, ठीक है। यानी E की माता F है, यानी ये महिला F, और F की पुत्री D है, F की पुत्री D है, यानी पुत्री D, ठीक है। F की पुत्री D यानी ये जैसे पहले पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये है कि ये दोनों आपस में बहन भाई हो सकते हैं, ये तो बहन है, अब ये ई भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, देखो लिखा है ये
एफ की पुत्री डी है, एफ की पुत्री क्या देखो डी है, ठीक है ना। जिस प्रकार ये लिखा देखो, सबसे पहले ये लिखा था ई की माता एफ है, ई की माता एफ है, उसी प्रकार एफ की पुत्री डी है, एफ की पुत्री क्या देखो डी है, यानी ई और डी दोनों एक ही पीढ़ी में है। तो लेकिन ये इतना गारंटी है कि ये एक पुत्री है, यानी ये एक महिला के रूप में है, इसलिए इसको वृत्त में वृत्त है। और ये ई का बारे में ध्यान नहीं है, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। आगे और क्या लिखा है देखो, ई ए का बच्चा या बच्ची है, ई ए का बच्चा या बच्ची है, ए का, ठीक है। तो इस साथ में पीढ़ी कौन सी देखो, ये ए वाली पीढ़ी है देखो ये। तो ये तो आपको जाने, ये ए का बच्चा क्या है देखो, ये ई, ए का बच्चा ई है। तो ये आपको जाने, ये अगर महिला है तो ये क्या होगा देखो, ये पुरुष होगा देखो, ये क्या होगा, पुरुष होगा। उसके बाद में और सी का पुत्र ए है, और सी का पुत्र क्या देखो ए है, सी का पुत्र ए है, ये दिखा देखो पति पत्नी है, ये देखो संबंध दोनों में हो गया, ये दोनों पति पत्नी का संबंध है, इस प्रकार यहां बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब इस परिवार में दो दंपति देखो, ये दो दंपति देखो, एक और दो, कौन सा कथन सही है? प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ परिवार में 6 सदस्य है, बी का की पति पत्नी सी है, ये देखो दोनों में संबंध किनका है, पति पत्नी का संबंध दोनों में। ई की माता एफ है, ई की माता एफ है, माता है यानी ये महिला है इसलिए वृत्त। और एफ की पुत्री डी है, एफ की पुत्री डी है, ये देखो डी महिला है इसलिए इसको वृत्त। ई ए का बच्चा या बच्ची है, ई ए का, ई ओ किसका देखो, ए का या बच्ची या बच्चा है। तो आपको ज्ञान होगा इन दोनों में संबंध किसका हुआ, पति पत्नी का ही संबंध हुआ, क्योंकि ये अगर महिला है तो ये क्या होगा देखो, पुरुष ही होगा। अब ये ए और डी दोनों क्या देखो, बहन भाई आपस में है, ये दोनों बहने बहने हो सकती है देखो दोनों, ठीक है। और सी का पुत्र ए है, ये सी है, इसका पुत्र क्या देखो, ये सी का पुत्र ए। अब देख सकते हैं ये पहले वाली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, और ये तीन नंबर पीढ़ी है देखो, तीसरी वाली पीढ़ी है। इस परिवार में दो दंपति है देखो, ये दो दंपति बराबर का चिन्ह बता रहा है ये। अब कौन सा कथन सही है, बी ई का दादा है, बी ई का दादा। अब आपको इन दोनों में ध्यान नहीं है, महिला और पुरुष कौन है ये ध्यान नहीं है, ठीक है। बी ई का दादा, तो ध्यान करना, ये देखो बी ई का दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकती है, क्योंकि महिला और पुरुष के बारे में ध्यान नहीं है, इसलिए कथन एक गलत है, पूरा ध्यान नहीं है, क्योंकि बी और ई, बी का ध्यान नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है। बी ई का दादा होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन 2 बी ई की दादी है, वही बात है, ठीक है। क्यों क्यों ध्यान नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दोनों महिला पुरुष कौन है बी और ई में। इतना समझ जरूर है कि दोनों में पति पत्नी है, दोनों में इतना ही संबंध है दोनों में। अब पत्नी ये हो सकती है और पत्नी ये भी हो सकती है, ठीक है, या ये पत्नी है तो ये पति, और ये पति है तो ये पत्नी, इस प्रकार आपस में इस प्रकार का संबंध है। दूसरा है बी ई की दादी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा देखो, गलती होगा। ऑप्शन 3 सी ए की माता है, वही बात है, सी ए की माता भी हो सकती है और सी ए के पिता भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या देखो गलत है। ई बी की या का पुत्र पुत्री है, ये देखो ई है वो बी की, अब की बात सही है, ये दोनों ही हो सकते हैं, पुत्र या पुत्री, दोनों में से देखो पुत्र या पुत्री सही है, क्यों ये 3 नंबर पीढ़ी है, ये 1 नंबर पीढ़ी, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये देखो जिस प्रकार ये दोनों बहन भाई हो सकते हैं, ये इनके माता पिता है और ये दादा दादी है, ठीक है, तो ये बात सही है देखो, यानी ये बी ई क्या देखो, ई बी के पुत्र या पुत्री है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ये जो 4 नंबर है ना वो क्या होगा देखो सही होगा। सवाल नंबर 10, 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष व 4 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बताइए एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करती है।
ऑप्शन 1 दे रखा है 36 दिन, ऑप्शन 2 दे रखा है 18 दिन, ऑप्शन 3 दे रखा है 24 दिन, ऑप्शन 4 दे रखा है 20 दिन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इस प्रश्न को। अगर कोई महिला एक काम को 4 दिन में पूर्ण करती है ना, एक दिन में कितना काम करेगी, हमेशा याद रखना 1/4 दिन, 1/4 बार काम कर लेगी वो एक दिन में। ठीक है, जिस प्रकार बता रहा हूं मैं, एक महिला एक काम को अगर 20 दिन में पूर्ण करती है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो, एक दिन में उस कुल काम का 1/20 भाग पूर्ण कर लेगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे देखो। अब महिला मान लेते हैं कि एक महिला उस काम को x दिन में पूर्ण कर लेती है और पुरुष उस काम को y दिन में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, एक महिला मान लेते हैं उस काम को x दिन में पूर्ण करती है। अब बता देते हैं एक दिन में कितना काम करेगी वो, एक दिन में काम 1/x काम। उसी प्रकार एक पुरुष मान लेते हैं y दिन में पूर्ण करता है, एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/y काम पूर्ण करेगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया गया, दो पुरुष दो हैं, तो अगर एक पुरुष 1/y काम करता है तो दो पुरुष कितने काम करेंगे, देखो 2/y काम करेंगे, 2/y। महिलाएं 5 है, एक महिला 1/x है, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5/x हो जाएगी। बराबर में 4 दिन में पूर्ण करते हैं, तो 4 दिन में ये पूरा काम 4 दिन में करते हैं, तो ये दो पुरुषों का एक दिन का काम है, ये 5 महिलाओं का एक दिन का काम है, इन सब का एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। उसी प्रकार नीचे वाला 4 पुरुष है, ये हो जाएगा 4/y हो जाएगा। 4 महिलाएं हैं, ये हो जाएगा 4/x आ जाएगा। बराबर में उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं, तो यहां लगाएंगे 1/3। अब इन क्या करेंगे देखो, आपको x का मान ज्ञात करना है, देखो एक महिला का ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना होगा, इनको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, ठीक है ना, कैसे हटा सकते हैं, यानी जिस प्रकार यहाँ 4/y, अगर यहाँ पर भी 4/y हो जाए ना, तो ये आपस में कट जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, इसको किससे गुणा कर लेते हैं, 2 से, जैसे ही गुणा करेंगे 4/y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हल कर रहा हूं, यहाँ पर हो जाएगा 4/y, यहाँ हो जाएगा 10/x बराबर, ये यहां पर हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इसमें जैसे ये घटाएंगे, देखो ये घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, और इसमें से 4/x माइनस 10/x बराबर, यहां बचेगा 1/3 माइनस 1/2। यहां देखो लघुत्तम x आ रहा है, यहां हो जाएगा 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 यानी -6 बचेगा, -6/x बराबर, यहां बचेगा लघुत्तम, यहां पर भी देखो 6 आ रहा है, तो 6 में 3 का भाग 2 बार गया, यहां पर भी आएगा 2 - 3, यहाँ -6/x बराबर, यहाँ होगा -1/6, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, उधर गुणा करेंगे x का मान आ जाएगा 36। यानी इसका अर्थ है एक महिला उस काम को 36 दिन में पूर्ण कर लेगी। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सीधे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो आपको क्या मानना है, एक महिला उस काम को x दिन में पूर्ण कर लेती है, पुरुष उस काम को y दिन में पूर्ण कर लेता है। एक दिन में कितना काम करेगा, महिला काम करेगी 1/x काम करेगी, और पुरुष करेगा 1/y काम। अब पुरुष 2 है तो 2/y, महिलाएं 5 है तो 5/x, यानी गुणा करना इनको आपस में, बराबर 4 दिन में पूर्ण करते, एक दिन में कितना काम करें मिलकर के 1/4। उसी प्रकार 4 पुरुष तो 4/y, 4 महिलाएं तो 4/x बराबर 1/3। अब क्या करना होगा आपको महिला का यानी x का तो आपको ज्ञात करना, इसके y को हटाना होगा। आपको कैसे हटाएंगे, यानी जिस प्रकार यहां अगर 4/x है, 4/y है, अगर यहां पर भी 4/y हो जाए तो आप आराम से इसको हटा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2 से, इसको किससे गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर तो ये होगा 4/y या 10/x, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो 1/2 आ जाएगा। जैसे अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, घटाएंगे तो ये आपस में घट जाएगा, 4/x माइनस 10/x बराबर 1/3 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ लघुत्तम x, तो यहाँ 4 - 10 माइनस का 6 बन जाएगा, और यहाँ लघुत्तम 6 आ जाएगा, 2 - 3, तो -6/x और -1/6, माइनस माइनस प्लस x बराबर 36। इसका अर्थ है उस महिला को काम करने में 36 दिन लगते हैं। इस प्रकार होते हैं आपके 10 प्रश्न कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में हम ऐसा पेपर लेकर आएंगे और इसी प्रकार आपको 10 प्रश्न और करवाएंगे। देखो
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।